यूपी में पीएफआई के अब तक 25 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी के कई शहरों से इनकी गिरफ्तारियां की गई है। सीएए कानून की मुखालफत में तशद्दुद पर यह गिरफ्तारियां की गई है। यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अब तक 25 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के कई शहरों से इनकी गिरफ्तारियां की गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत में तशद्दुद पर इनकी गिरफ्तारियां की गई है। और आपको ये भी बता दें कि यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की सिफारिश की है। बाकायदा मरकजी हुकूमत से इस बारे में दखल देने के लिए भी कहा गया है। तो अब यह देखना है होगा कि क्या पीएफआई पर बैन लग पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की सिफारिश की है और ये कहा जा रहा है कि पीएफआई के अब तक 25 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल यूपी में कई जगहों पर तशद्दुद हुआ था और जिसके बाद अब कई शहरों से गिरफ्तारियां भी हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा अब तक बताया जा रहा है कि पीएफआई के जो कारकुनान हैं उनका हाथ शामिल है। लिहाजा यूपी में पीएफआई के अब तक 25 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि सीएए की मुखालफत में तशद्दुद हुआ था और जिसके बाद यह गिरफ्तारियां की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन की भी सिफारिश कर दी है। तो बैन लगाने की सिफारिश भी की गई है और अब तक कुल मिलाकर 25 कारकुनान पीएफआई के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अब तक 25 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा कई शहरों से जो गिरफ्तारी की गई है उसमें बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सीएए की मुखालफत में तशद्दुद पर उतर आए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई है। तो शहरियत कानून के खिलाफ यूपी में तशद्दुद में पीएफआई के हाथ और उस पर पाबंदी की कोशिशों पर मरकज और यूपी सरकार का बड़ा बयान भी सामने आया है। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मामले को यूपी सरकार ने वजारत दाखिला के सामने रखा है। अब जांच के बाद वजारत दाखिला सबूतों को देखकर बताएगा कि पीएफआई का सिमी से किस तरह का लिंक है। और यूपी सरकार के अक़लियती मामलों के वजीर मोहसिन रजा ने पीएफआई को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई मुल्क में पाबंदीशुदा तंजीम सिमी की ही एक शक्ल है जिसे आईएसआई फंडिंग कर रही है। नहीं, वो बिल्कुल सही है। पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में। तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं। वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है। लेकिन इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो हमारी एजेंसियों ने उसको देखा, समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई केरला में गठित की गई और केरला में गठित इसका किया गया और इसका काम जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बहुत तेजी के साथ में बढ़ गया था। तो ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत तेजी से इस पर काम करके इनको पकड़ लिया, क्योंकि हम पहले से भी प्रश्न उठा रहे थे कि सिमी जब एक आतंकी संगठन हमारी बैन हुई, हमारे देश में उसको आतंकी संगठन बैन किया गया, उसके जो कार्यकर्ता, उसकी जो आइडियोलॉजी के लोग थे वो घूम तो हिंदुस्तान में ही रहे हैं ना। इससे पहले आपको याद होगा कि एक यहाँ पर नदवे में ऑल इंडिया मुस्लिम परिचालना बोर्ड की बैठक हुई। आखिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर ये सबकी बात आ गई थी कि हम सब मानेंगे, इसकी जो भी निर्णय आएगा हम इसका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद उस निर्णय आने से पहले ही क्यों ये उथल पुथल शुरू हुई। फिर जब निर्णय आ गया, शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ सारी चीजें लोगों ने एडमिट की, लेकिन वही एक संगठन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसमें शामिल है, कि उन्हीं के एक प्रवक्ता जो कि सिमी के पूर्व अध्यक्ष रहे, ये जो संगठन हैं जो दूसरे देश से संचालित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आईएसआई जो है, आप समझ सकते हैं कि आईएसआई क्यों यहां चाहेगी, क्योंकि इस तरह की चीजों से उथल पुथल करके हमारे देश में एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर जल्द ही शुरू होगी। मंदिर तामीर शुरू होने की तारीख क्या होगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वीएचपी का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द ट्रस्ट बनाकर मंदिर तामीर का काम शुरू करवाना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने ताकि आने वाली नस्लें भी जल्द ही राम मंदिर को देख सकें। हम भी चाहते हैं कि निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो। 450 साल से प्रतीक्षा हो रही है, पर वीएचपी को निर्माण नहीं करना है, सरकार ने ट्रस्ट बनाना है
वह ट्रस्ट निर्माण करेगा। मेरी जानकारी है कि सरकार उस ट्रस्ट के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो ट्रस्ट जल्दी बन जाएगा। हम उस ट्रस्ट के बन जाने पे उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों से भी प्रार्थना करेंगे कि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है, उस आदेश का केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सम्मान और पालन करेगी और जहां पर जो भी उचित स्थान होगा उसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है, देख भी रही है। हाँ, सरकार के स्तर से कोई कमी नहीं। जल्दी हम करेंगे। हाँ नहीं, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सारे विषय पूरे हों, भव्य रामलला का मंदिर बने और शिखर का जो कलश है उसे हम अपनी आंखों से देख सकें। हमारी आने वाली पीढ़ियां तो अनंत काल तक देखेंगी, हम लोग भी देख सकें, ऐसी कामना करते हैं। दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अकलियतों में यह गलतफहमी फैलाई है कि नए कानून से मुस्लिमों की शहरियत छीन ली जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को भड़काने वाली तकरीर की। जावड़ेकर ने कहा कि गलतफहमी फैलाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली से माफी मांगे। वहीं दिल्ली के इंतखाब को लेकर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई झूठ बनाम सच की है। दिल्ली में 3 जगह हिंसा की वारदातें हुई, जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद। इसके आसपास जो भी घटनाएं हुई वो हम सब ने देखी है। जामिया के यहां कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह, ये दोनों का रोल, उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। सीलमपुर में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान और काउंसिलर अब्दुल रहमान, जामा मस्जिद के यहां कांग्रेस के महमूद पराचा, या तो उन पर एफआईआर है या तो उन पर आरोप है, उनकी जांच चल रही है वहां के। दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मुसलसल CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरा जारी है और इस दौरान गुज़िश्ता रात 12 बजे यानी कि नए साल के खास मौके पर वहां पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां एक तरफ ठीक 12 बजते ही पूरा मुल्क नए साल के जश्न में डूबा था, तो वहीं जामिया के बाहर एहतजाज कर रहे तलबा नाचने गाने के बजाय राष्ट्रगान गाते नजर आए। इस दौरान मुल्क के हक में जमकर नारेबाजी भी की गई। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और आपको ये बता दें कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने, जहाँ पर एक तरफ रात को 12 बजे पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ था और अपने अपने तरीके से 2020 का वेलकम किया जा रहा था, वहीं दूसरी जानिब जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा होकर राष्ट्रगान गाया। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी CAA के खिलाफ आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनूब हिंद में भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। तमिलनाडु में लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बनाकर इस कानून का बायकॉट कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में CAA के खिलाफ मुजाहरे के लिए लोग रंगोली का सहारा ले रहे हैं। 2 दिन पहले कानून के खिलाफ रंगोली बनाने के मामले में रियासती पुलिस की कार्रवाई के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। चेन्नई में कांग्रेस दफ्तर समेत कई मकाम पर लोगों ने CAA बायकॉट की रंगोली बनाई। इस दौरान पुलिस और खातून कारकुनान के बीच जमकर हंगामा हुआ। Our Tamil Nadu police
is the best in the whole world. I support them. They had no choice but to use light lady force to push them back into our quarters. We came over our boundary. We were supposed to do the column inside the compound, not even in the passageway outside the boundary. You have crossed your boundaries with the police of Tamil Nadu, and if any press reports bad about the police of Tamil Nadu, I will take action as a human rights activist. ये मामला 2 दिन पहले उस वक्त तूल पकड़ा जब एक खातून समाजी कारकुन ने अपने घर के सामने रंगोली बनाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ डीएम के सदर समेत दीगर अपोजिशन लीडरान ने अपने घरों के सामने ऐसी रंगोली बनाकर हुकूमत को गिरफ्तारी का चैलेंज किया है। CAA and NRC by way of putting on rangoli. Why? Because 2 days before entrance of the house, protesting against the CAA NRC, that women without any justification, without any proper reason, the Tamil Nadu police arrested with the instruction of Tamil Nadu government, with the guidance of the Modi and Amit Shah. This is undemocratic. We are living in democracy system. Where our country is going, we don't know. Without any reason, any law and situation, people are arrested here. रियासत में कुछ जगह बीजेपी हामी खवातीन भी CAA की हिमायत में रंगोली बना रही हैं, लेकिन मुखालिफ रंगोली बनाने पर कार्रवाई होने पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। रियासती हुकूमत को मरकज के इशारे पर चलने का इल्जाम लगाते हुए बदसलूकी के भी इल्जाम लगाए गए। Recently, there is a threat for our democracy system. There is a threat for Indian constitution. After inception of becoming a prime minister of this country, Mr. Narendra Modi ji, people are not feel safe, or they are not living fearlessly. Each and every day there is a problem created by this BJP and RSS to implement the principles of RSS. People are afraid. People are threatened by the RSS people. Recently, this government implemented CAA and NRC against the all over citizen of this country. मोदी हुकूमत के नए शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। सड़कों पर उतर रही आवामी भीड़ से बेपरवाह हुकूमत अपने फैसले को सही ठहराने की कवायद में है, तो कई जगह आवाम के हाथ तिरंगों के बीच इंतजामिया पाकिस्तानी कनेक्शन की तलाश में। ऐसे में मंदी, बेरोजगारी और तरक्की जैसे अवामी मुद्दे हवा हवाई साबित होते जा रहे हैं, जिसका ख्वाब दिखाकर सियासी जमातें इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए साल के पहले दिन बीएसपी सदर मायावती ने बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मायावती ने 2019 को तशद्दुद से भरा हुआ साल बताकर कहा कि बीजेपी की छोटी सोच की वजह से आइन कमजोर हुआ है। मायावती ने एहतजाजी मुजाहरों में तशद्दुद पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुखालफत ऐसी होनी चाहिए जिससे अमन चैन पर कोई असर न पड़े। ये भी कामना करती हूँ कि इस बार का नववर्ष पिछले वर्ष की तरह अति दुखदायी व अति कष्टदायी ना हो, जबकि पिछला वर्ष सन 2019 का बीजेपी, खासकर बीजेपी व इनकी केंद्र व राज्य सरकारों की विशेषकर सांप्रदायिक व संकीर्ण सोच एवं कार्यशैली होने की वजह से ज्यादातर ये विभाजनकारी व भारतीय संविधान को कमजोर करने वाला तथा जाते जाते ये काफी हिंसात्मक वर्ष भी रहा है। किसी भी मामले में विरोध करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे और देश में अमन चैन व सौहार्द का फिर वातावरण बना रहे। सीएए को लेकर एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पर समाजवादी पार्टी एमपी शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी का भी साथ मिला है। यूपी असेंबली में लीडर अपोजिशन राम गोविंद चौधरी ने भी पुलिसिया कार्रवाई का मुआवजा फर्जी एनकाउंटर से किया है। रिपोर्ट देखिए। इन जनपदों में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इनोसेंट व्यक्ति को हम गिरफ्तार करें, उसे परेशान करें और हमारी पुलिस उसमें भागीदारी करे। पूरे हिंदुस्तान में एक पुलिस का आदमी नहीं मरा। हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों नहीं मरा? क्यों कोई ऑफिसर या कोई भी पुलिस का आदमी नहीं मरा? पब्लिक के आदमी क्यों मरे? एक भी मरा होता जब
प्रदर्शनकारी मारते तब कोई मारा होता, तो एक तरफा ही लोगों ने मारा है, आज भी मार रहे हैं। यूपी में सीएए की मुखालिफत पर एहतजाज के दौरान लोगों की मौत पर लीडर अपोजिशन ने भी सवाल खड़े किए हैं। संभल एमपी के किसी भी पुलिस एहलकार की मौत नहीं होने के बाद राम गोविंद चौधरी ने इसकी वजह बताई। SC/ST रिजर्वेशन कानून पर अगले 10 साल के लिए मुहर लगाने के लिए बुलाए गए इजलास के बाद राम गोविंद ने ये इल्जाम लगाए। लीडर अपोजिशन ने कहा कि सभी कार्रवाइयां एक तरफा हुई हैं, जिसमें बीजेपी और उसकी मुआविन जमातों की साजिश शामिल रही। सैकड़ों लोग मार दिए गए हैं। हमें कल बनारस गया था, इतने बच्चों को मार करके 150 लड़कों को घायल किया गया है, एक लड़का मर गया है। ऐसे ही मेरठ में 6 लोग मर गए हैं, फिरोजाबाद में 6 लोग मर गए हैं, बिजनौर में मर गए हैं। हर जगह पुलिस भाजपा RSS के आपसी साठगांठ से आप दोनों को बदनाम करने के लिए ये मौतें की गई है, मारी गई है। अगर आप नागरिकता दे रहे हैं हिंदू को, बौद्ध को, ईसाई को, सिख को, जैन को, तो इस देश में मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सत्य असत्य बात है। इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे कि धर्म पर आधारित नागरिकता न ली जाए। एहतजाज के दौरान मारे गए लोगों से कांग्रेस लगातार हमदर्दी का इजहार कर रही है। ऐवान में पार्टी की लीडर आराधना मिश्र ने मौजूदा हालात को गैर एलानिया इमरजेंसी बताया। NRC और CA का शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो निर्दोष लोग थे, जिनको पुलिसिया कार्रवाई के तहत उनके घरों से उठा लिया गया, जेल में उनको भेज दिया गया, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई, यहाँ तक कि महिलाओं को और बेटियों को भी नहीं बख्शा गया। आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस बदले के जज्बे से ख्वातीन और बच्चों पर भी रहम नहीं कर रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे के बाद समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने आई है। इसी कड़ी में कल संभल पहुंचे पार्टी वफ्द ने तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर पुलिस और बीजेपी को जिम्मेदार बताया। इस दौरान मारे गए एहतजाजियों के अहले खाना को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। हालांकि हुकूमत पूरे मामले की NIA से जांच कराने की बात कह रही है, जबकि अपोजिशन अदालती जांच का मुतालबा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए साल पर भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ और इस दौरान फौज के 2 जवान शहीद हो गए। फिलहाल दहशतगर्दों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाकों की घेराबंदी करते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक इस एनकाउंटर में किसी भी दहशतगर्द के मारे जाने की इत्तला नहीं है। नए साल पर इसरो ने मुल्क को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और चंद्रयान 3 पर काम भी शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी खुद इसरो चीफ के सिवन ने दी। What is 2020? One major announcement I wanted to make here officially is Chandrayaan 3 is the government has approved, and it is that the project is now formed. The activity is going on Chandrayaan 3 very smoothly, and Chandrayaan 3 configuration will be almost similar to Chandrayaan 2. Only thing is, in that Chandrayaan 2 we had orbiter, lander, rover configuration. Here this orbiter already functioned will be used. So Chandrayaan 2 will be having mostly a lander and rover and with a propulsion module. So this we are initiated this project and work is going on very smoothly on Chandrayaan 3. नए साल के पहले दिन आज मुल्क को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS मिल गया है। मंगल को फौजी सरबराह के ओहदे से रिटायर हुए जनरल बिपिन रावत ने आज सुबह CDS के तौर पर ओहदा संभाल लिया। आज सुबह बिपिन रावत को तीनों आर्मी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और करीब 2 दहाइयों से इस ओहदे पर चूंकि मंथन चल रहा था, अब जाकर सरकार ने इस ओहदे का ऐलान किया है। CDS का ओहदा संभालने से पहले बिपिन रावत ने
दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और आपको ये भी याद दिला दें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फौजी महकमे का ऐलान किया गया था और जिसकी क़यादत CDS ही करेंगे। इस महकमे के तहत तीनों ही फौजों का काम होगा। CDS का मेन काम तीनों ही फौज के बीच तालमेल को बनाए रखना होगा। बिपिन रावत 31 मार्च 2023 तक CDS रहेंगे। हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है। ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर, जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? पीएम मोदी ने CDS बिपिन रावत को मुबारकबाद पेश की है। बिपिन रावत को CDS का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि नए साल पर मुल्क को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। रावत की तारीफ करते हुए कहा कि बिपिन रावत एक अच्छे अफसर और उन्होंने बताया कि बड़े जोश से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है और आगे भी वो इसी तरह से करेंगे। और वहीं नए साल पर नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किए। इस दौरान आर्मी चीफ ने मुल्क को नए साल की मुबारकबाद भी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि सरहदें महफूज रहेंगी तभी मुल्क तरक्की करेगा। फौज के जवान मुल्क को महफूज रखेंगे। हम मुल्क की सिक्योरिटी पर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी तीनों ही फौज पूरी तरह से तैयार है और इस इंसानी हुकूक के एहतराम पर भी तवज्जो देंगे। सिक्योरिटी बेदारी पर भी हमारा जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि हम मुसलसल सभी तरह के ख़तरों की निगरानी कर रहे हैं और इसका मुकाबला करने का भी मंसूबा तैयार कर रहे हैं। हमारी तरजीह हर वक्त फ़ौज ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की होगी और हम मुसलसल अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे और शुमाल और मशरिक़ इलाकों में वसी पैमाने पर काम करेंगे।